साबिर शाकिर। आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सब रंग जावेद काजी के साथ। जी, वेलकम टू द आज का सब रंग प्रोग्राम। और वैसे एक कहावत है ना, रंग बदलता है आसमान कैसे कैसे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आजकल सियासतदानों का हाल है, कभी एक पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में। और जब आप ये बयान देते हैं टीवी पे कि यहाँ गोली मारो तब मैं पीटीआई को छोड़ूंगा, और फिर आप उसको छोड़ जाएं, तो लोगों को बड़ी हैरत होती है। जितने भी पीटीआई के घोंसले में परिंदे थे, यानी सियासतदान थे, वो एक नए घोंसले यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक नई बनी है, उसमें उन्होंने जाकर डेरे डाल लिए हैं। और कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिन पर कितना भी तूफान आए वो अपना घोंसला यानी अपनी पार्टी नहीं छोड़ते। जैसे कि मोहम्मद अली खान है, आज उनको रिहाई मिली, और रिहाई के बाद क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, फिर गिरफ्तारी उनकी हो गई और वो गिरफ्तार हो गए। और ये तो हमारे जो जजेस हैं, मोहतरम जजेस जो हैं, वो भी कह चुके हैं कि भाई अगर रिहाई चाहिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। तो बहरहाल ये एक अजीब सिलसिला जो है हमारे मुल्क में चल रहा है। जहांगीर तरीन साहब जो हैं, वो ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है बना रहे हैं। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो घोंसलों को उजाड़ते हैं, नए घोंसले बनाते हैं, वो कौन है। सब जानते हैं उनको। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी आवाम जो है वो उस पर अभी तक खामोश है, और वो न जाने कब उठेगी। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे होता है कि नाअहल लोग जो हैं, जो अदालत से कन्विक्टेड लोग हैं, वो बाहर मुल्क से बैठकर मुल्क की सियासत में पूरा हिस्सा ले रहे हैं, उसको बल्कि चला रहे हैं। और इस पर ये भी अफ़सोस की बात होती है कि तमाम अदारे हमारे जो हैं, और जैसे कि हमारे अस्करी अदारे हैं, वो बाकी अदारे जो हैं, वो और जो बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो भी उस नाअहल को जाकर मिलते हैं और उससे सलाह मशवरा करते हैं। बड़ी हमारी ये बदकिस्मती है। और क्या खूब कहा है जनाब एतजाज़ अहसन साहब ने कि हम जो हैं वो अगर दहशतगर्द भी हैं तो और अगर मुजरिम भी हैं, तो कुछ अरसे के बाद हम ऐवानों में आ जाते हैं। ज़रा सुनिएगा उन्होंने क्या नहीं कहा। होना कि मैं दहशतगर्द हूँगा तो मैं दहशतगर्द ही कहलाऊँ, लेकिन मैं दहशतगर्द कहलाता था। मैं वजीर दाखिला हो गया, उसके बाद मेरे खिलाफ इतने केसेस थे मार्शल लॉ के, और जेलें ज़ियाउल हक के दौर में, पर हम बड़े मोतबर हो गए। अब ये एक चीज़ इसमें जो आज डेफिनेशन दी जा रही है, उसको ये ना समझो कि सारे वक्त के लिए हमने कहा था ईंट से ईंट बजा दें, कहा था, लेकिन हमने नहीं बजाई। शहबाज शरीफ ने कहा था गलियों में तुझे घसीटूंगा, पेट से तेरी दौलत निकालूंगा। वो अब चल के जाता है। अगर आसिफ जरदारी उसको यूं यूं कहे ना तो वो चल गया। जी, तो आपने सुना एतजाज़ अहसन जो हैं वो क्या कह रहे हैं। ये एक बात और कहना भूल गए हैं कि इनके अपने जो चेयरमैन को-चेयरमैन कह लीजिएगा, असफ ज़रदारी साहब हैं, वो जेल में थे और जेल के बाद उनको सदारत का ओहदा जो है वो भी मिला है। तो ये हमारे मुल्क में होता है, दूसरे मुल्कों में नहीं होता। लेकिन जिन्होंने पार्टी छोड़कर जॉइन की है, ज़रा उनकी हालत देखिएगा कि उनकी हालत कैसी है। ये मैं थोड़े से क्लिप आपको दिखाता हूँ, ज़रा इनको एन्जॉय भी कीजिएगा।
जी रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है। ये जनाब साबिक के जो गवर्नर थे सिंध के, जनाब इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने गाना भी गाया था, लेकिन आज एक और घोंसले में, एक और पार्टी में जाकर वो बैठ गए हैं। इमरान खान साहब ने बड़े खुल के ये कहा है कि मेरा मुल्क है, मैं यहीं पर रहूँगा। मुल्क छोड़कर, जैसे दूसरे बुज़दिल लीडर जो हैं, वो जब उन पर वक़्त आता है वो भाग जाते हैं मुल्क से। कभी वो 50 रुपए के स्टाम्प पे और कभी डील करके डिक्टेटरों से वो बाहर चले जाते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। बाकी बजट जो है वो चल रहा है पाकिस्तान में, उस पे भी थोड़ी-सी बात करेंगे कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, बिल्कुल नाकाम होकर रह गई है, क्योंकि ये आई तो थी महँगाई मुकाने, लेकिन महँगाई बढ़ती जा रही है। हमें ऑल द वे फ्रॉम लंदन यूके जनाब यसफ तमन्ना साहब ने जॉइन कर लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अस्सलाम वालेकुम। और हमें इस्लामाबाद से जनाब पी डॉक्टर इम्तियाज़ बड़ाच हुसैन साहब जो हैं, उन्होंने भी जॉइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जुनेद साहब, कैसे क्या हाल हैं? चाल है सर, खैरियत हैं? बिल्कुल दुआएं। जी यशा भाई, आपकी तरफ सबसे पहले आता हूँ। जी। रंग बदलता है कैसे कैसे आसमां, देखें क्या हो रहा है। और जितने पीटीआई के उड़न खटोले थे, सब के सब चले गए एक और नई पार्टी में। आप क्या समझते हैं कि ये जो नई पार्टी बनी है, क्या इसको वोट जो है वो मिल सकेगा? देखें, 100-150 लीडर तो जमा हो गया है। जी जी, अब जब तक इनके साथ 100-150 वोटर नहीं आ जाएगा, जाहिर है इनकी कोई अहमियत नहीं होगी। सही। पार्टी इस तरह से बनती रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है। लोग इसका असल इम्तहान होगा इलेक्शन के वक्त। अगर इमरान खान को इजाज़त दी गई इलेक्शन लड़ने की, या पीटीआई को इजाज़त दी गई इलेक्शन लड़ने की, तो उस वक्त पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। सही। इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि लोग जाने बचा बचा के और माफिया मांग मांग के और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर कर के भाग रहे। किनारे पे लग रहे हैं। दावा ये करते हैं कि फैमिली के साथ टाइम गुजारना है, या मुझे कुछ ब्रेक चाहिए, ये है वो है। लेकिन मतलब सूरत हाल अखलाकियात का ये बुरा हाल है कि मतलब 2 हफ्ते महीना नहीं इंतज़ार कर सके कि मतलब थोड़ा इमरान खान के साथ बैठे हैं, उसने इज्जत दिलवाई है लोगों से। ये वो लोग हैं जो ज़ाहिर है जाने पहचाने तो थे, लेकिन जो इज़्ज़त इमरान खान की वजह से इनको मिली है, वो किसी दूसरे के बस में नहीं थे कि इनके आगे डाल सकता। ये सारे लोग जो मतलब, और मुझे तो सबसे ज़्यादा जो हैरत हो रही है वो उन लोगों पे हो रही है, कराची वालों के। वो जो गवर्नर साहब हैं, मतलब गाने गाते थे और उसके बाद एकदम से चुपके से पतली गली से निकल गए। उसके साथ ही वो गोली खाने वाले साहब, कल भी किसी ने उनसे पूछा कि गोली, आप तो गोली खा रहे थे, कह रहे मार दो। मतलब बेशर्मी की हद हो जाती है किसी भी आदमी की, कि मतलब आप थोड़ा सा सब्र कर लेते। पार्टी, नई पार्टी कोई भागी नहीं जा रही थी। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो उसे भी आपकी ज़रूरत होगी। लेकिन बहरहाल ये तो ज़ाहिर है माजी की बात है। लेकिन बिलाशुबा हमें उन लोगों को ज़्यादा इज़्ज़त देनी चाहिए कि जो अब तक अपने नज़रियात की बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ खड़े हैं। मेरी मुराद यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन से है, अली मोहम्मद खान, अली मोहम्मद खान हैं, असद कैसर हैं, फिर शहरियार जैद आफरीदी हैं, फिर मुराद सईद हैं, और पंजाब में भी चौधरी एजाज हैं, या दूसरे महमूद रशीद हैं। जी जी, महमूद रशीद साहब हैं, और भी कई लोग। उससे भी बड़ी मेरा ख्याल जो इस आदमी को इन्होंने सिर्फ 4 दिन गवर्नर रहने दिया था, उमर सरफराज चीमा। आप उसकी एंट्री देखें और आप उसका देखें कि किस वकार से, और फैज साहब ने कहा था कि जिस धर से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। तो इन लोगों की शान सलामत रहेगी। बाकी ये जो मतलब झोली चुक किस्म के लोग थे, वो तो जाहिर है उन्होंने अपने ठिकाने बदल लिए हैं, तो ठीक है। अब लेकिन लोगों का भी इम्तहान इस तरह से है कि लोगों को पहचान जाना चाहिए कि ये जो लोग पार्टियां बदल बदल के 2-2, 3-3 पार्टियां बदल के इधर से उधर और उधर से इधर जाते हैं, वो कितने मुखलिस हैं मुल्क के साथ, कौम के साथ या अपने लोगों के साथ। ये लोगों का भी इम्तहान है, ये सिर्फ इन लीडरों का इम्तहान नहीं है, लोगों का भी है कि लोगों को सोचना चाहिए कि आइंदा ऐसे लोगों को वो मुंतखब करें कि जो कम से कम वक्त पड़ने पे पार्टी के साथ नज़रियात की बुनियाद पर खड़े तो हो जाए ना। अभी ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब का भी जो है वो डामाडोल है सारा सिलसिला।
अपने परवेज खटक जो हैं उन्होंने मेरा ख्याल अपना वो पतली गली तलाश कर ली है, वो अपने चले जाएंगे बिल्कुल अपने। कर लिए। और वो हाँ। जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसके साथ मिलने भी जा रहे हैं। लेकिन ना उस आदमी की पार्टी में, उस आदमी की बनाई हुई पार्टी में ये सारे लोग जा रहे हैं कि जिसको सियासत करने की कानूनी तौर पे इजाज़त नहीं है। बिल्कुल, तो नाअहल है। किसी भी पार्टी का हेड नहीं बन सकता, उसको मतलब कोई इस कानूनी तौर पे वो ये नहीं कर सकता। सिर्फ उसकी एक खासियत है कि उसका अखलाक बहुत अच्छा है और उसके पास पैसा बहुत है और एक जहाज़ उसके पास है। ये मतलब टोटल क्वालिफिकेशंस है। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए, जो आम वोटर है उसे सोचना चाहिए कि मतलब ये जो सारी सूरत-हाल इतनी ख़राब हुई है, इसमें इन लोगों का भी यकीनन पीटीआई की सारी बातें अच्छी नहीं है, गलतियाँ हुई होंगी यकीनन उनसे, यकीनन जी, जी, हुई हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से लोगों को ज़्यादा सोचना चाहिए कि अगर यही लोग दोबारा इन पे मुसल्लत होके आ गए, तो ये इनसे कितने मुखलिस हैं। लेकिन ये सब भाई एक एक सवाल और भी तो पैदा होता है ना कि ये जो घोंसले हैं, ये जो पार्टियाँ हैं, ये बनवाई जाती हैं और तोड़ी भी जाती हैं। और आपको पता है वैसे तो अब अवाम को भी पता लगना शुरू हो गया है कि ये कौन लोग हैं और ये कैसे पार्टियाँ बन रही हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टियाँ कौन बनाता है। एक ज़माने में ज़ियाउल हक के ज़माने में भी जेयूआई को तोड़ा गया था। सिवाय एक पार्टी ऐसी है जमात इस्लामी के जिसको तोड़ने की कोशिश ही शायद की नहीं या हुई नहीं। उसके लोग ऐसे थे कि वो अपने रास्ते अलग करके अपने रास्ते पे चुपचाप चले गए थे। डॉक्टर असरार अहमद थे या गामदी साहब थे या और कई लोग थे जो चुपके से साइड पे हो गए। जमात इस्लामी उस तरह से टूटी नहीं, वरना किस जमात में तोड़ फोड़ नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी हुई है, मुस्लिम लीग की तो मतलब दसियों बीसियों जो है वो उसकी शाखें हैं। फंक्शनल मुस्लिम लीग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग और कन्वेंशन और ब्ला ब्ला ब्ला। इसी तरह से पीपल्स पार्टी में देख लीजिए, कौसर नियाजी की अलग पार्टी थी, फिर हफीज़ पीरज़ादा और दूसरे लोगों ने और कर ली थी। उसके बाद जतोई साहब की अलग पार्टी थी। लेकिन ज़ाहिर है कि जिसका सिक्का था उस वक्त, जिसका नाम चल रहा था उसको भुट्टो का, ज़ाहिर है उसका नाम लेने वाले इत्तेफाक से खूनी रिश्तेदार निकल आए, तो अब अवाम भी क्या करे। अवाम ने सही तो है, जो बेवकूफ़ी करनी है वो करनी है। सही है, बिल्कुल सही है। जी इम्तियाज़ भाई आप क्या समझते हैं ये जो रंग बदलता आसमान है, कैसे-कैसे रंग बदलता है और ये लोग जो है हमारे कैसे-कैसे रंग बदलते हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। आप समझते हैं कि वोटर इनको मिल सकेगा? जैसे यूसुफ भाई ने कहा कि अगर 100-150 लीडर इनको मिल गए हैं, तो क्या 100-150 वोटर जो है वो भी मिल सकेंगे कि नहीं? आप क्या समझते हैं कि ये पार्टी जो है कामयाब होगी या इसको भी नून लीग या पीपल पार्टी के साथ जो मिलाते होते हैं पार्टियों को गोंद लगा के सामने ले आएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो पार्टी बनी है इसके बारे में मेरी जो असेसमेंट है या जी, जी। एनालिसिस है वो तो डिफरेंट है, थोड़ा सा हट के। ये एक तरह से तोड़ निकाला है पीडीएम का ना। पीडीएम के अंदर आपको पता है कि मेन जो पार्टियां दो ही है ना, जी, एक जी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, दूसरा आपकी पीएमएलएन है और सही। तीसरी फिर जेयूआईएफ है। ये जी, मेन जी। तीन पार्टियां हैं जो कि पीडीएम, अगर पीडीएम में देखें तो एग्जैक्टली तो पीपल्स पार्टी तो है नहीं, वो निकल चुकी हुई है पहले ही, लेकिन अब चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट में वो शामिल है, तो ये जो पार्टी बनाई गई है इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये एक सोचा जा रहा है कि पीडीएम को शायद अवाम में पजीराई ना मिल सके अगले जी। इलेक्शन में, और जिसमें उसको लीड चुके कारी पीएमएलएन, तो पीएमएलएन के ऊपर मेरा ख्याल है कि एक तरह से अदम इतमाद है, तभी ये जरूरत महसूस हुई कि एक नई पार्टी बनवाने की या बनाने की, ठीक है ना। तो ये जो पार्टी आपने देखा आज बयान भी मुख्तलिफ आ रहे थे, वजीर दाखिला का बयान भी था, मुख्तलिफ लोग जो बयान दे रहे थे उसके ऊपर, नई पार्टी के ऊपर खास तौर पे, और उसमें जो लोग शामिल हुए उनके बारे में। तो ये पार्टी जो नई बनाई गई है इसका मतलब ये है कि ये एक अगर पीटीआई नहीं है तो फिर ये पार्टी हो सकती है फ्यूचर में, जिसको थोड़ा बहुत आप कह लें कि किसी तरीके से किया जाए। अच्छा, अब जैसे तमन्ना साहब ने कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वोटर जो है वो जितने लोग ये गए ना, जैसे फवाद चौधरी हो गया, इवन परवेज खटक को कर लें आप, या फिर ये जितने भी जो लोग छोड़ के गए हैं, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान को देखते हैं, आप अंदाजा लगाएं जरा। जी, जी। तो मतलब ये जितने लोग गए हैं ये सारे के सारे जो है, इनके साथ वोटर तो कोई नहीं है ना जी। वोटर जो जी। है वो तो इमरान खान का है, वोटर बिल्कुल। तो है बल्ले का ना। तो अब मकसद ये है कि अगर इमरान खान किसी को भी टिकट दे देंगे तो जाहिर बात है कि लोग उसको वोट देंगे, क्योंकि असल तो है वोटर्स को
आप कैसे करते हैं कि अपने साथ मिलाएं। अब वोटर तो एक ही चीज मांगता है ना कि महंगाई खत्म करें, उनके जो हालात है मुल्क के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सियासी सिचुएशन है, फिर इकॉनमी जो हमारी है वो दुरुस्त हो जाए, तो तब जाके वोटर जो है, वोटर को तो इससे गर्ज है। अब इसी तरह आप देख लें कि ये जो लोग छोड़ के गए हैं, उसमें मैं ये समझता हूं कि जिस हालात वो छोड़ के गए थे उन्हीं हालात में उन्होंने वो पार्टी ज्वाइन की है, इसलिए मैं उनका कसूर नहीं कंसिडर करता। उसकी वजह ये कि वो जाहिर बात है जिस तरीके से जिसने इंस्ट्रक्शन उसको दी होगी कि आपने पार्टी छोड़नी है पीटीआई, उन्हीं ने इंस्ट्रक्शन दी होगी कि इसको ज्वाइन करना आपने, ठीक है ना। तो अब मैं ये समझता हूँ जहांगीर तरीन जो है वो ठीक है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, अच्छे बिजनेसमैन है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जो तावक्त है कि कोई ऐसी चीज हो जाए कि जिसमें कोई बहुत बड़ी ड्रास्टिक हो जाए। मिसाल के तौर पर इमरान खान जो है उनको सजा हो जाए, वो उनको अपना कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए इस प्रोसेस से, और उसके बाद फिर पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ मजीद हो जाए और किसी और कोई आ जाए, तो फिर ऐसी सूरत में कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। अदरवाइज मैं ये समझता हूं कि जो पॉपुलैरिटी पिछले दिनों जो आया है उसका सर्वे, उस पर 91% आई है पीटीआई की, जबकि ये लोग कुछ लोग उस तक छोड़ चुके थे ये पार्टी को। अब रहा सवाल ये कि जो पार्टी के अंदर है, अच्छा ये मैं समझता हूँ पार्टी के लिए भी बड़ा अच्छा हो गया एक तरह से ना, कि पार्टी के अंदर अब वो लोग रह गए हैं जो वाकई ट्रस्टेबल है। जैसे इन्होंने नाम लेके जिक्र किया कि उमर सरफराज चीमा है, जो मेरे हाल 2-4 हफ्ते रहा है गवर्नर, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको इग्नोर ही किया हुआ था ना एक तरह से, आप कह लें पूरे 3.5 साल। ऐसे बंदे मौजूद थे इमरान खान साहब के पास जिनको चाहिए था कि वो आगे लाते, लेकिन वो दूसरों को फवाद चौधरी जैसे बंदों को आगे लाए रखा, ठीक है ना। इस तरह के बाकी जो लोग हैं उनको वो आगे लाए रखे और उनको ओहदे भी दिए, वजारतें भी दी, सब कुछ दिया। तो अब ये है कि ये पार्टी जो है इसके अंदर मैं समझता हूं कि जो लोग रह गए हैं इन हालात के अंदर भी जो बैठे हैं, वो यकीनन आप कह लें कि नजरियाती कह लें कि वर्कर हैं, और नजरियाती जो है तौर पे वो इमरान खान साहब के साथ हैं या पीटीआई के साथ हैं। तो ये जो लोग हैं मैं समझता हूं कि ये अब इनके लिए एसेट है। अब इमरान खान साहब को चाहिए कि दोबारा गलती कभी ना करें और इन लोगों को इग्नोर ना करें। जो इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद नो डाउट मतलब बहुत बड़ा एक एसेट है पार्टी के लिए। आप बाकी जो अली मोहम्मद साहब का नाम लिया, आपने देखा कि आज 5वीं दफा वो दोबारा गिरफ्तार हो गए हैं, तो मतलब एक इससे नारा लगाए। और ये अली मोहम्मद साहब जो थे इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए रखा इमरान खान साहब ने पूरे टर्न्योर में, पार्लियामेंट अमूर का मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी एक छोटी सी एक पोस्ट उसके दिए रखी, लेकिन उसने देखे वफा की ना, उसने निभाया है और उसने साबित किया है कि जिनको ये ऊपर लाए थे उनसे ये वो बेहतर साबित हुए। सबसे पहले देखिए लायल्टी बड़ी जबरदस्त चीज होती है। खूबियां खामियां हर इंसान के अंदर थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन अगर वो लायल नहीं है ना किसी के साथ तो वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि वो फवाद चौधरी मुंह छुपाता फिर रहा था, तो मैं फिर भी उसने थोड़ा सा उसको मैं ग्रेस मार्क्स देता हूँ कि उसको थोड़ी शर्म तो आ रही थी ना। शर्म नहीं आ रही थी। ये इम्तियाज भाई क्या नाम उसका, फैजल चौहान साहब जो है वो भी माशाल्लाह बड़े परेशान थे। चौहान साहब को देख ले आप, और वो क्या नाम है, मुराद रास जो है वो भी ऐसे ही थे। आप पूरा अरसा जो है ये दोनों वजीर रहे हैं, सूबाई वजीर रहे हैं, ठीक है ना। और मतलब उसका उन्होंने एंजॉय किया उसके स्टेटस को, लेकिन एंड वक्त पे फिर नहीं, फयाज चौहान के ऊपर तो और भी जरा गिला बनता है ना कि उसने तो साथ शिकवे गिले बड़े किए ना, इल्जाम भी लगाए। देखिए फवाद चौधरी चला गया, उसने कोई इल्जाम नहीं लगाए, ठीक है। इससे जो गवर्नर सिंध है वो गया तो उसने कोई इल्जाम नहीं लगाए, लेकिन ये तो डट के इसने कई इसके प्रोग्राम आए हैं बाद में 3-4-5 इससे प्रोग्राम किए जिसके ऊपर इनके साथ साथ आशिक अमान जो है ना, डॉक्टर आशिक अमान वो भी उसको देख लीजिए, उससे काफी इल्जाम लगाए। तो मतलब ये जब आप छोड़ ही रहे हैं तो मतलब एक अच्छे तरीके से आप चले जाएं, आप बजाय इसके कि एक क्या कहते हैं कि इल्जाम लगा के कीचड़ उछाल के गंद डाल के जाएं, और सबको पता है, सारे जानते हैं। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ये जो पीटीआई है इसके लिए मैं समझता हूं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि देखो हर टेस्ट का टाइम जो होता है ना, या हर मुश्किल का टाइम, वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो उस दौरान आप जो है वो हम मतलब मुख्तलिफ जगहों पे काम भी करते रहे, तो हमने देखते रहे कि जब भी कभी कोई क्राइसिस आया वहां पे, तो हमारा जो सीनियर होता था टीम लीडर, वो कहता था कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है, ठीक है ना। इस क्राइसिस टाइम के अंदर आप अपने आप को उसमें इसको कैसे हैंडल करना है, ये आप लर्निंग करें, इसकी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है।
और यही जी, चीज बिल्कुल। तो ये एक तरह की वो आ गई अपॉर्चुनिटी। अब रहा सवाल ये कि ये उसको इमरान खान साहब को नाहल करना है या पीटीआई को बैन करना है, ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कई बार सोचा जाएगा, शायद 1000 बार सोचा जाए। अगर इतना आसान होता तो अब तक हो चुका होता ना। तो ये तो सबको पता नहीं कि पल्स क्या है, और ये जो अवाम की जो सपोर्ट है, दोबारा सर्वे करवा लें या मुख्तलिफ सर्वे आते ही रहते हैं, वो सब जी, जी। इंडिकेट कर रहे हैं कि वो किसकी फेवर में है। तो इन हालात में ऐसा कोई डेयरिंग स्टेप मेरा ख्याल है बड़ा नाप तोल के करेंगे अगर करना हुआ तो। ठीक है ना जी? बिल्कुल सही है। जी ये भाई सवाल पैदा होता है कि हमारे जो मोहतरम जजेस हैं, वो जब ये रिमार्क्स देते हैं कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप आज़ादी ले लें, तो आप क्या समझते हैं हमारे जजेस जो हैं उनको भी तो कुछ ख़्याल करना चाहिए कि हम ऑर्डर करते हैं कि इनको फ्री कर दिया जाए और बाहर हाथे में से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि हमारी जुडिशरी जो है, वो सही काम कर रही है इस वक़्त? मेरा ख्याल है जो जस्टिस औरंगजेब मियाँ ने जो रिमार्क्स किए थे ना, वो तंज़िया अंदाज में थे। उन्हें मशवरा नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये तंज़िया बात की थी कि मतलब जो करना है जल्दी से करें। लेकिन मतलब तंज़िया थी, फिर भी बात तो सही है ना सर? नहीं, नहीं, बात तो प्रेस 100% कॉन्फ्रेंस करें। देखो ना, तंज़ जी, तंज़ जी। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे की थी, मतलब गिरफ्तार पे नहीं की थी। तंज़ उन्होंने की थी एडमिनिस्ट्रेशन पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, कि मतलब वो आपसे ये करवाना चाह रहे हैं। अब बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब उन्होंने उनको खेलना किस तरह से है, ये वक़्त आने पे आस्ता-आस्ता पता चलता जाएगा। मुश्किल ये है कि इस वक़्त खबर बाहर नहीं आ रही कोई भी। इस वक़्त जो सारा काम चल रहा है वो वन साइडेड है। आप किसी चैनल को उठा के देख लीजिए, मजाल है कि पीटीआई की फ़ेवर में कोई खबर या इमरान खान के अच्छी कोई खबर दिखाई जाए। वो सबके टिकर एक जैसे चल रहे होते हैं सर। सब सब ऐसा लग रहा है कि जैसे टिकर भी अब बन के वहाँ से आ रहे हैं, वो आईएसपीआर से, कि ये चलाने हैं, वो सारे मिलते-जुलते उसी तरह से हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इस वजह से अंदर की बातों का अभी पता नहीं चल रहा। ये मतलब सोशल मीडिया वाले कितना एक्सपोज़ कर सकते हैं, मुश्किल है ना, इतना नहीं हो सकता। इस वजह से अभी तक अंदर की खबरें नहीं आ रही हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब इमरान खान को समझना चाहिए, जो जो उसके लॉयल लोग थे। मैं समझता हूँ कि एक आदमी उन्होंने बहुत अच्छा, जो इस क्राइसिस में जो बहुत अच्छा जा रहा है, रऊफ़ हसन, हसन रऊफ़ क्या नाम है उनका, जो इत्तलात वाले बनाए हैं। मतलब वो आदमी बड़ा जी, जी। बहुत नए अच्छी जी, गुफ्तगू जी। करते हैं वो साहब, और बहुत अच्छी तरह से डिफेंड करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को अगर इमरान खान ने इग्नोर किया है माजी में, तो बहुत बड़ी गलती की है। और ऐसे लोगों को, ये लोग ज़रूरत है पार्टी की, कि धीमे मिजाज में बात करें और दलील से बात करें, पढ़े लिखे लोग हों। तो वरना वो तमाशा करने वाले तो ज़ाहिर है बेशुमार लोग थे, वो सारे तमाशा करते रहते थे। अच्छा, ज़ाहिर है वक्त वक्त की भी बात होती है कि मतलब कभी के दिन बड़े कभी की रातें। लेकिन इस वक्त जी, ऐसे लोगों की ज़रूरत है, रऊफ़ हसन जैसे, कि मतलब इसमें पीटीआई में इनको नुमाया किया जाए और उनको सामने लाया जाए, कि जिनके कैरेक्टर पे भी कोई शक नहीं है, जिनकी गिरफ्तारी का भी कोई मतलब इम्कान नहीं है जिनके, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ज़ाहिर है वो बैक बेंचर थे, तो उन्होंने किया नहीं है। बिल्कुल सही। जी, जी। अच्छा, अब ये है कि जो जो लोग अब बाकी रह गए हैं, बिल्कुल उन लोगों के लिए और पूरी पार्टी के लिए एक अपॉर्चुनिटी तो है। लेकिन दहशत और हैरेसमेंट इतनी ज़्यादा है कि लोग अभी तो नाम नहीं लेते। आप सोशल मीडिया मीडिया पे भी देख लीजिए कि मतलब लोगों ने सोचना समझना तो अपने करते ही होंगे, लेकिन मजाल है कि उसकी भनक किसी को लगने देते हो। ये जो सारे टीवी चैनल्स की रेटिंग सारी डाउन हो गई है। मैं यहाँ पे फेसबुक पे देखता हूँ, इधर-उधर देखता हूँ, ये जो रिमार्क्स करते थे, बहुत लोग कमेंट्स पास करते थे, वो भी खामोश हो गए हैं। और ज़ाहिर है लोगों को एक एहतियात का पहलू भी है, और कुछ शदीद गम और गुस्सा भी अपनी जगह होगा, कि ज़ाहिर है जो सूरत हाल हुई है एकदम से। अच्छा, उस पे लतीफ़ा ये हुआ कि आज पूरा शायद महीना हो गया इस बात को, 9 मई से 9 जून हो गए। अब तक सिर्फ कहानियाँ सुनाए जा रहे हैं। एक कहानी, दूसरी कहानी, सुबह दोपहर शाम, वो जी वो ये है। मैं ये दरख़्वास्त करता हूँ कि 2-3 चीज़ों को आप अलग-अलग रखें। फ़ौज अलग है और फ़ौजी अलग है। सियासत अलग है, सियासतदान अलग है। जिस सही। तरह से सारे सियासतदान अच्छे नहीं हैं, लेकिन सियासत अच्छी है। सियासत अच्छी चीज़ है,
सारे जी। सियासतदान अच्छे नहीं। इसी तरह से फौज अच्छी है, जरूरत है, लेकिन सारे फौजी अच्छे नहीं है। ये बात पहले भी साबित हुआ है, बीच में भी साबित होता रहा और इस बार भी साबित हुआ कि सारे फौजी अच्छी नहीं है। जो खराबियां हैं उनको दूर करें, सही। बजाय इसके कि जो आदमी आपकी निशानदही करता है खराबी की, आप उसको पकड़ के मारना शुरू कर दें। बेहतर यह है कि अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। बिल्कुल सही। अब अगर 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 इस्टेब्लिशमेंट ने या आर्मी ने या जिसने भी, जो भी है, इसने ये करना है कि जी मतलब पकड़ पकड़ के लोगों को हरास कर दे, तो एक वक्त ये आ जाएगा कि लोग ये जो तराने सुनाते हैं ना, ये सुनने से इनकार मुनकिर हो जाएंगे कि मतलब ये तराने आपने शहीदों की कब्रों पे उनके नामों पर सियासत शुरू कर दी। ये भी तो देखे ना, ये जो सारा काम है, आप सुबह दोपहर शाम तराने सुना रहे हैं और शहीदों के नाम पे आप कर रहे हैं। जरा ये भी तो देखना कि उसी फौज में वो लोग भी हैं जिनके नाम पीपल्स पार्टी भी लेती रही है, नून लीग भी लेती रही है, अब इमरान खान भी ले रहा है, JUI वाले भी लेते रहे हैं। उन लोगों में भी तो कोई खराबी होगी ना, उनको भी जरा चेक कर ले, मतलब अपने घर को भी साफ कर ले, तो ताकि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल तो रहे ना। अगर सही है, वन बिल्कुल। साइडेड आप चलते रहेंगे तो कब तक? सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, इम्तियाज़ भाई, आपका तो ताल्लुक है जुडिशरी से, माशाल्लाह। आप हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। आप क्या समझते हैं, जैसे यूसुफ भाई कह रहे थे कि जी तंज़िया उन्होंने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और आज़ादी ले लें। आप क्या समझते हैं कि जजेस सही काम कर रहे हैं, या वो नोटिस क्यों नहीं ले सकते इस चीज़ पर कि जी हम रिहा करते हैं, क्यों इनको दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार किया जाता है? असल में देखें, इसमें आ जाता, दो चीजें आ जाती है ना। एक चीज तो आ जाता है लीगल पहलू उसका ना। जी, अब जी। लीगल पहलू के लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर पुलिस ने किसी और जगह पे केस रजिस्टर कर लिया है, तो अब जज मना तो नहीं कर सकता कि आप FIR ना काटें, ठीक है ना। सही है, अब बिल्कुल सही है। उसमें तो यही होगा ना कि केस जब जज साहब के पास सामने जाएगा, वो उस पे आपने देखा कि परवेज लाई को उन्होंने 3 केसेस के अंदर डिस्चार्ज किया एंटी करप्शन के। तो जजेस तो यही कर सकते हैं ना कि जब उनके पास कोई चीज ऐसी आएगी और अगर उसके लिए कोई वैलिड कोई उनके पास सबूत नहीं है, तो वो केस पे डिस्चार्ज कर दें। अब वो जो बात कही, जैसे कि तमन्ना साहब कह रहे हैं कि वो एक तंजिया, जज साहब ने बैठे हुए एक, आप कह लें कि अजरा तफन्नन, उन्होंने वो बात की थी। बाकी रहा सवाल के जजेस जो हैं अपने तय, मैं समझता हूँ कि जितना वो कर सकते थे या जितना कर सकते हैं वो कर तो रहे हैं। मेरा ख्याल है, मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसी कमी है। अब आप देखें ना, इमरान खान साहब को देख लें कि हर मामले के अंदर उन्होंने जमानतें भी दे रहे हैं, उसमें आप कह लें कि उनको प्रोटेक्टिव बेल्स भी मिल रही हैं। फिर आपको पता है कि जब उनको अरेस्ट किया गया था, तो हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको जस्टिफाइड डिक्लेयर कर दिया था कि अरेस्ट जो है वो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर किया और उसके बाद उनको रिहा भी करवाया। तो कोर्ट्स जो हैं, मैं समझता हूँ कि जिस हद तक वो कर सकती हैं वो कर रही हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई ऐसी कमी है जजेस की तरफ से कि भी वो उसके इंसाफ की फरहमी के अंदर कोई कमी कर रहे हो। क्योंकि आप देखें कि MPO के तहत भी जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं, उनको भी आप कह लें कि उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको वो कर रहे हैं और उनको निकाल रहे हैं। अब अलग बात है कि एक नया एक FIR काट के, तो ज़ाहिर उसमें एक एथिकली तो हम कह सकते हैं, मतलब एक ज़ाहिर बात है कि जैसे अली मोहम्मद का केस ही हम ले लेते हैं कि जो 5वीं दफा गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें कानूनी तौर पे उसको नहीं कहा जा सकता, गुज़ारे एक और केस उन्होंने डाल दिया, लेकिन ज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये मतलब एक आप कह लें कि मेलाफाइड लगता है ना, एट द पार्ट ऑफ सियासी केस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से मेलाफाइड लग रहा है कि सियासी बुनियाद पे उसको किया जा रहा है। तो ये है सिचुएशन एक्चुअली। सही। हमें लाहौर से ज्वाइन कर लिए असद काजी साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, तमाम दोस्तों को सलाम। जी असद भाई, हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो बेचारे लोगों को मिलती है, जमानत मिलती है, जब बाहर पहुंचते हैं अहाता में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, तो क्या हमारी जुडिशरी इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती? सर देखें, मजाक बनाया हुआ आईन और कानून का हर चीज वाज़ेह है, कोई किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मुझे बताएं, जब आप बार बार गिरफ्तारियां कर रहे हैं, इससे पहले जब इनके PDA के दौर के अंदर इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती थी, तो पर मरियम के लिए कहा जी नेक्स्ट गिरफ्तारी के लिए आप हमसे पूछेंगे। आप ये है कि देखें, आप याद आया आपको, तो अब भी यही हो सकता है कि भाई ये ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, फैसला होता है चीफ के ऊपर, एक चीफ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। अगर वो अपने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए
इस जो पकड़ धकड़ इसको अगर वो खत्म करना चाहें तो खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और ये पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई आइन और कानून नाम की कुछ चीज है या नहीं है। देखिए, ये दायरा इख्तियार इन्हीं का आता है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिल्कुल ही इन्होंने अपने उसको पांव में तले रौंदा हुआ है। जो दिल करते हैं, जिसको जब चाहते हैं, जहां जाते हैं पकड़ लेते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं। मुझे पता है इमरान रियाज के मुतल्लिक अभी तक किसी को नहीं पता। अगर इस मुल्क में कोई निज़ाम है, कोई अदालतें आजाद है, तो पूछे ना कोई, वो एक आदमी को लापता कैसा हो गया। मुझे बताया, इससे पहले हम मेरे साथ पूछते होते थे लापता हो गए जी अफराद, और लापता अफराद के ऊपर बड़े केसेस होते रहे, और पर हमें तो ये लगता रहा था काजी फाजिदा साहब बड़े आगे अपने टाइम के ऊपर इनके ऊपर नोटिस लेंगे। तो सर यहाँ पर कुछ अजीब सा एक निज़ाम है, सरमायादाराना निज़ाम, और कुछ माफिया काबज हो चुके हैं, और ये लोग फिर आइन और कानून से कुछ अपने आप को मुबर्रा समझते हैं, अपने आप को आइन और कानून से ऊपर समझते हैं। तो यहाँ है कि जब तक जजा और सजा का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो फिर सर ये मिसाल इसी तरह चलते रहेंगे। ये अभी तक तो मैं यही समझ पाया हूँ 1 साल के अंदर कि अगर बड़े से बड़ा जुर्म है, और अगर आपकी किसी न किसी से वाबस्तगी है, तो फिर आपको कोई पूछ नहीं है, पूछ कुछ नहीं है। मुझे बताएं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर वो आप दूध के धुले कैसे हो जाते हैं। अगर आपको आप अगर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर सारे के सारे जुर्म लगेंगे, और अगर आप उस सामने पैनल में शामिल हो जाते हैं, या उनके साथ शामिल हो मिल जाते हैं, तो फिर आप दूध के धुले हो जाते हैं। आपके ऊपर कोई जुर्म नहीं है, आपके ऊपर कोई FIR नहीं है। तो सर हर चीज वाज़ेह है, पूरी कौम देख रही है, ये आइन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जमहूरियत का नाम नहीं है, जमहूरियत यहाँ है ही नहीं। एक ऐसा कोई निज़ाम खिचड़ी सी पकी हुई है, जिसके अंदर तमाम वो ताकतें, तमाम वो पार्टियां हैं जो पिछले तकरीबन 25, 30, 35 साल से पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से हुक्मरानी कर रही थी, वो सारी मिल बैठ कर पाकिस्तान को मसाइल से नहीं निकाल पा रही। तो इसका मतलब है ये सारे उसी मसाइल की जड़ है। तो पाकिस्तान को वक्ती तौर पर देखा जाए तो इस वक्त आइन के दायरे में, कानून के तहत लाने में अदलिया को एक अहम किरदार अदा करना चाहिए था, जो अभी हद तक नजर नहीं आ रहा। सबसे बड़ा मजाक 14 मई का इलेक्शन का अनाउंस करवाया गया, उसके ऊपर इलेक्शन नहीं हुए, तो अब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं और आप खुलकर बात कर सकते हैं, लेकिन ये है कि कुछ चीजें आवाम को बताने की जरूरत नहीं है। उनको हर चीज की समझ आ रही है कि इस टाइम मुल्क में हो क्या रहा है, मुल्क के साथ ये खिलवाड़ कर कौन रहे हैं। जी सर, सही है, बिल्कुल सही है जी। यस भाई, आप क्या समझते हैं कि अभी एक फॉर्मेशन कोर कमांडर मीटिंग हुई है, और आर्मी चीफ ने ये कहा है, और अलमिया भी जारी हुआ है कि 9 मई में जितने लोग इन्वॉल्व थे हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पहले, उसके बाद मुकदमात होने चाहिए, या इनका ये मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा, और इसी तरह सब केसेस जो हैं वो निपटा दिए जाएंगे? जैसे अभी 16 केसेस जो हैं वो गए हुए हैं, लेकिन उनकी खबर बाहर नहीं आती। देखिए, मैंने अभी 2 मिनट पहले जो बात की ना, कि मतलब 1 महीना तो हो गया ना इस बात को। जी जी। अब वो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो बयानिया जारी हुआ है, मुझे लगता है कि सरासर सियासी बयानिया है। मतलब फौज को अपने आप को इस मामले से दूर रखना चाहिए। ये काम इंतज़ामिया का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है कि वो इस बात को तय करे कि उसने क्या करना है। आपने बंदे भी ले लिए उनसे, उसके बाद उनका केस क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। अभी तक 1 महीने के अंदर अंदर आपने फोरेंसिक भी कुछ कहते हैं करा लिए हैं, कुछ शक्लें शनाख्त कर ली हैं, कुछ किया है, कुछ का नतीजा क्या निकला है। अच्छा, ये बात कोई भी आप किसी को भी पैसे दे के या डरा धमका के ये भी कह सकते कि हाँ जी वो PTI वालों ने मुझे वर्गलाया था और मैंने उनकी तकरीरें सुन के मुतासिर हुआ था, ब्ला ब्ला ब्ला। उससे क्या सबूत मिलता है आपको? कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन ना, इमरान खान या PTI के हवाले से सिवाय 1-2 लोगों के, मतलब अपोजिशन तो खैर उनका तो काम ही यही है, एक्स PTI वालों में से किसी ने ये नहीं कहा कि जी ये इमरान खान की कोई कार्रवाई थी या कुछ हो रहा था। मतलब ज़ाहिर वज़ीर दाखिला तो ये तक कह दिए कि 1 साल से सारी कार्रवाई होती। भाई आपकी ये जो एजेंसियां हैं ये किस काम की, किस मर्ज की दुआ है? अगर 1 साल से कुछ साजिश हो रही थी, कोई काम हो रहा था, तो ये एजेंसियां क्या कर रही थी? आप बॉर्डर पे देख, सवाल उठता है कि 9 मई को एजेंसियां जो है वो क्या कर रही थी, अगर इनको मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखिए ना, कभी बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, कहीं सरहद के बॉर्डर पे, कहीं दूसरी साइड पे
रोज वो अंदर आके मारना शुरू कर देते हैं। आप 2-4 जाने अपनी लुटवाते हैं, 2-1 उनके मारते हैं, उसके बाद उसकी वो कराने शुरू हो जाते हैं। बाबा आपका जो काम है, एजेंसियों का जो काम है, वो उधर ध्यान दे दे, तो बजाय इसके कि सियासत में दखल दे, वो उधर ध्यान दे, ताकि जो 2-4 जाने अब गंवाते हैं हर दूसरे चौथे दिन, उनसे तो मतलब हमारी जान छूट जाए ना। अब फॉर्मेशन वालों को ये इस किस्म के सियासी, अच्छा, और ये पहली बार मौजूदा सीएनसी के ज़माने में ये कोई पहली बार नहीं हुआ। उससे ज़रा पहले वो 2 मेजर जनरल आ गए थे आईएसआई के और आईएसपीआर और ये जो आईएसआई वाले। मतलब इस किस्म के बयानबाजी फौज को सामने देने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। आपका तो काम बोलना चाहिए। बाकी जो सियासी पार्टियां 13 पार्टियां आपने साथ मिलाई हैं, तो वो किस मर्ज की दुआ है, वो आपके लिए क्या करती? कुछ भी नहीं करती। अगर हर फ्रंट पे आके आपने जवाब देना है, तो फिर उनको डिसमिस करें, सामने आ जाएं, सीधे आ जाएं, अल्लाह ला खैर सला। लोगों को पता चल जाए कि मतलब ये जमहूरी मार्शल है और उसमें वो जो हो सकता है वो कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने इनके लिए क्या करना है यूसुफ भाई, सब कुछ तो ये खुद ही करवाते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब ये कोई अच्छी, लोगों के दिलों में और दिमागों में ये कोई अच्छी पिक्चर आर्मी के हवाले से नहीं बन रही। सही। इससे लोग बदजन हो रहे हैं। मतलब आप शहीदों का नाम लेके उनकी कुर्बानियां गिनवा के, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, मुल्क के लिए दी हैं, और उसके लिए कौम उसकी एहसानमंद है। लेकिन उन दूसरों की कुर्बानियों की बुनियाद पे आप मुल्क की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, और ना ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेंगे तो आप अपने पेशे से वफा नहीं करेंगे। सही, बिल्कुल सही जी। आप इम्तियाज भाई, आप तो मतलब के वकील हैं, और आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि ये जो 16 बंदे उन्होंने उनके हैंड ओवर भी कर दिए हैं, उनकी कोई इतनी बार खबर नहीं आती। आप समझते हैं कि कोई इंक्वायरी होती होगी, कोई सबूत वगैरह सामने रखे जाते होंगे, तब जाके कोई मुकदमात आगे बढ़ेंगे, या कि मिलिट्री का एक अपना ही कुछ तरीका होता है? ये देखिए, इसमें मिलिट्री की कोर्ट्स जो हैं वो तो शुरू से ही बनी हुई है, जब से पाकिस्तान बना है। आपको पता, कोर्ट मार्शल जब होते हैं, जो आर्मी के लोग हैं या दूसरे फोर्सेस के लोग हैं, उनके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो उसके लिए वो कोर्ट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, और आर्मी एक्ट के तहत वो कार्रवाई वहाँ पे होती है। उनकी एक जैक ब्रांच भी है, जो लीगल ब्रांच है, प्रोसिक्यूशन जिसको हम कह लें, तो वो फॉर्मेलिटी जो भी उनके मुताबिक है वो करने की कोशिश तो करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले के अंदर मेरी जो राय है, बल्कि मैं मशवरा दूंगा आर्मी चीफ जो है, अगर उन तक ये बात पहुंचती है, तो मैं ये मशवरा दूंगा कि सिविल में जब एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो फौज है, जो फौज बड़ी मुकद्दम है हमारे लिए ना, फौज के साथ लोगों की वालियाना मोहब्बत रही है, हमेशा ही रही है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि इवन हम भी बचपन में जब फौजी कार्रवाई गुजरा करती थी तो हम खड़े हो जाते थे और हम उनको सलाम किया करते थे, ठीक है ना। तो मेरा मकसद है कि जो इसमें वो फौज को डायरेक्ट ना लाएं सामने, सिविलियन के सामने, मेरा मशवरा ये है। उसमें एंटी टेररिस्ट कोड मौजूद हैं, और इन्हीं आप कह लें सेक्शन के तहत, इन्हीं कवानीन के तहत वो कार्रवाई करते हैं, और उसके बाद फिर ये कि उनके हवाले करें, उनको वो करने दें। अच्छा, इससे पहले मैं समझता हूँ कि एक जुडिशल इंक्वायरी कर ली जाए तो बेहतर है ज़्यादा, क्योंकि जुडिशल इंक्वायरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करके, एक दो ऑनरेबल जजी साहबान जो है उनको नॉमिनेट करके, तो वो कोशिश की जाए कि ताकि फैक्ट फाइंडिंग हो जाए, पता चल जाए कुछ ना कुछ। ज़ाहिर है जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो वो एक न्यूट्रल समझी जाएगी ना। अब पुलिस जब करेगी तो उसको पार्शल समझा जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, हुकूमत के अंडर है, तो इन्फ्लुएंस हो जाती है। अगर जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो उसके ऊपर सारे ट्रस्ट करेंगे। तो एक तो ये कर लिया जाए। दूसरा ये कि फौज जो इस पे ना पड़े, मेरा मशवरा ये है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स है उसको इस्तेमाल ना करे, वो फौज और अवाम के दरमियान जो मोहब्बत है उसको कायम रहने दिया जाए। जो अगर कमी बेशी गोर हुई भी है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। जो इमेज बिल्डिंग है ना फौज का अवाम की नज़र में, पाकिस्तानी कौम की नज़र के, क्योंकि हमारे मुहाफिज हैं ना वो, और उन मुहाफिजों के पीछे जब तक अवाम नहीं खड़े होंगे वो सही तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते। हमें रोज कुर्बानियां दे रहे, कल भी दो सिपाही जो है शहीद हुए ना, तो ये रोज वो अपनी जानों का नजारा पेश कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इससे अवॉइड करके यही केसेज है, अगर इसके अंदर कोई जान है। अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज और भी होनी है ना, अगर मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल हो भी जाता है, वहां से सजा मिल भी जाती है, तो भी अपील होगी हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो तो हाई कोर्ट के पास है, वो हाई कोर्ट के पास अपील होएगी, ठीक है ना जी, और फिर सिविल में मामला आ जाएगा। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट बैठी है। तो मेरा मकसद कहना है कि आर्मी एक्ट जो है वो एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे सुपीरियर है, ठीक है ना।
तो ये दोनों कोर्टें जो है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, ठीक है ना। तो इस लिहाज से जब दोबारा मामला जो उन्हीं के पास आना है, तो हम फौज को अवाम के सामने या अवाम के साथ कन्फ्लिक्ट में ना लाया जाए तो बेहतर है, मेरा ये मशवरा है। सही है जी। असद भाई, आप समझते हैं कि जो फौज और अवाम की जो मोहब्बत है वो रिसेंटली कुछ आपको नजर आया कि बहुत कम हो चुकी है? क्या इसके बावजूद फौज को इन मामलात में आना चाहिए? सर देखें, मैं तो पहले कहूँगा कि पीर साहब, इससे पहले इन्वेस्टिगेशन ये होनी चाहिए कि वो जो 9 मई को लोगों को इकट्ठा करके उस ऐसे मकामात पर कौन लेकर गया, जलाओ घरों के लिए इस हजूम को मोटिवेट किसने किया और मुश्तिल किसने किया। देखें, ये सानिया बड़ा था गिरफ्तारी का, ये इमरान खान को जब गोली लगी थी वो सानिया बड़ा था। देखें, जब भी आपका चाहने वाला, आपका वर्कर, आपका कारकुन, कोई भी हो, लीडर, उसको आवाम वालहाना मोहब्बत कर रही होती है तो फिर उसके गुस्सा भी आता है। देखें, बेनजीर की जो मौत वाकई हुई थी वो आपको पता है वो हादसाती मौत थी, लेकिन लोगों को ये लगा कि उस टाइम भी कोई ना कोई किरदार था जिसके ऊपर सिक्योरिटी देनी थी, मुशर्रफ साहब ने देनी थी, तो लोगों ने फिर जलाओ घेराव किया, लोगों ने अमलाक सरकारी चलाई, गाड़ियां चलाई, ट्रेनें जला दी। फिर उसके ऊपर तो मिलिट्री कोर्ट में कोई केसेस नहीं चले। अब भी ये है कि मिलिट्री कोर्ट आप फाल करें तो मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तो नहीं हो रही, कोई टीटीपी तो नहीं आ गई, लेकिन उससे पहले जो बात समझ आ रही है वो यही आ रही है कि देखें, आप लोगों के दरमियान कौम को एक खलीज बनाने का मौका मिल रहा है, या कुछ ऐसे अनासर हैं जो इस ताक में थे कि फौज और अवाम के दरमियान एक नफरत की फजा पैदा की जाए, तो आप उसको रोक सकते हैं। देखें, अदालतें भी अभी कोई इतने इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर इतनी इंडिपेंडेंट होती तो अभी तक तमाम फैसले आजादाना हो चुके होते। देखें, वो लड़के जो नौजवान यूथ है, आप उनकी जरा उनकी वीडियो निकालें, वो तकरीबन 20-20, 25-25 साल के नौजवान हैं जिनकी उम्रें ज़ाया हो जाएंगी। एक आम माफी का ऐलान होना चाहिए, अमला के जरिए कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। तो अगर देखें वो बच्चे 15-20-25 साल जेलों में चले जाएंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और वो जेलें भी हमारी कोई दरसगाहें नहीं है, हमारी जेलें उससे बड़े जो आम छोटा सा मुजरिम बन के जाता है वो जेलों से बड़ा मुजरिम बनकर निकलता है। तो इस तरह सर ये चीजें देखनी पड़ेंगी पूरी की पूरी। 9 मई के जो वाकयात हैं उनमें पीटीआई के जो लोग हैं वो तो बहुत सारे मारे गए हैं, बेचारे शहीद हो गए हैं। जी बिल्कुल, जानी नुकसान इधर नहीं हुआ, लेकिन खासतौर पर देखने में आया कि उनकी तरफ से हुआ है, लेकिन वो भी वेरिफिकेशन तो नहीं है। लेकिन एक तो जो वीडियो क्लिप फौरी वायरल हो गए थे उसमें से देखा जा सकता है कि कुछ ना कुछ जानी नुकसान मौके पर देखने को आया था और रिएक्ट भी हुआ था। बार बार चीजें हम उस तरफ तवज्जो लेके जाते हैं कि लिबर्टी से लेकर जिना हाउस तक लोग कैसे चले गए, कोर्ट कमांडर हाउस तक कैसे चले गए, और फिर एक तो ऑडियो कॉल्स भी वायरल हुई हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि लोगों को हटाया गया। मुझे बताया भाई साहब, एक छोटी सी पुलिस की नफरी भी चली जाए तो वो रोक लेती है आंसू गैस और शेलिंग से, जो हजूम होता है वो इतनी दूर तक नहीं जा पाता। तो ऐसी चीजें पहले इंक्वायरी इसके ऊपर होना चाहिए कि लिबर्टी राउंड बोर्ड से लेकर कैंट के अंदर एक हसास मुकाम पर इतनी बड़े हजूम को कैसे लेके जाया गया, फिर उनको वहां पर कोरम एहतजाज करने से किसने रोका। अगर वो कोरम एहतजाज करके आ जाते और जलाओ ना करते तो उनका एहतजाज रिकॉर्ड हो जाता। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये एक सियासी जमात को इतने बड़े पैमाने पर क्योंकि क्रश करना था, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी थी, तो ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब बाकी लोगों से कुछ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर आगे फिर कार्रवाइयां होनी चाहिए कि आया वो जो आलाकार बने हैं उसके पीछे कौन सी साजिश है। देखिए हजूम तो ऐसे भी है ना असद भाई कि बहुत सारी सोशल मीडिया पे जो कॉल्स हैं वो वायरल हो रही हैं कि हदायत दी जा रही हैं कि जी पुलिस की गाड़ियां उस तरफ ना जाएं, पुलिस उस तरफ ना जाए। मतलब लोगों हमने सुनी है, जी जी बिल्कुल सुना है, लेकिन देखें वहां पर ऐसे साथी दोस्त भी गए थे। अगर आप चाहते हैं कि आप एक आजादाना इंक्वायरी करनी है तो बहुत से वीडियो क्लिप बड़े लोगों के पास है, आप सिलेक्शन करके उनको उठा लें और सजा भी उतनी दे जितना बड़ा जुर्म है। ये ना किया करें कि जब छोटा जुर्म हो उसकी सजा बहुत बड़ी हो तो फिर वो मुआशरे पर गलत असरात पैदा करती है। फिर आवाम जो ये जो आम लड़का होगा, जो आम एक
कारकुन है, उसकी एक फैमिली होगी, उसके एक पेरेंट्स होंगे, उसकी एक बरादरी होगी, तो वो सारी की सारी उसके ऊपर उसको असरअंदाज होगी। तो उससे ये है कि ये जो आप कह रहे थे कि वो खलीज बढ़ेगी, तो हम चाह रहे हैं कि जो एहतराम इदारे का है वो कायम रहे। कोई भी, मैं कह रहा हूँ कि आइन और कानून से ऊपर नहीं है। जिन्होंने जुराइम किए हैं उनको सजा दें, सजा भी उतनी दें जिसका वो हकदार है, ताकि वो नेक्स्ट ऐसा कोई भी काम ना करें, अगर करने का सोचें भी तो उससे डरें। तो ये है कि रियासत पाकिस्तान हम सब की है, ये मुल्क हम सब का है, और फिर जो आइन और कानून के दायरे में आते हैं वो एक महज़ब शहरी होने का उनको मौका मिलना चाहिए। और जुराइम अगर खत्म करने हैं, किसी के अंदर नफरत खत्म करनी है, तो फिर कभी कभी आम माफी का भी ऐलान करना पड़ता है। तो सर मेरी तो राय यही है, जो अभी पीर साहब कह रहे थे कि देखें ये सूरत हाल थोड़ी सी आप नोट करें, हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारी, वो चीज को नोटिस करे कि कहीं ना कहीं ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये तो नहीं कहीं कार डाल रही जिसके ऊपर आप लोगों को और अवाम के दरमियान में या अवाम को आपके आमने सामने करने का कोई प्लान बन रहा हो। जी साहब। सही जी। यस भाई, आप समझते हैं कि जैसे अब नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं और वो कन्विक्टेड भी हैं, यहाँ पर लंदन में बैठकर मुल्क में पूरा निज़ाम जो है एक किस्म का वही चलाने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि चला भी रहे हैं, तो उनको मिलने के लिए यानी कि हमारे अदारों के जो सरबराह हैं वो भी आते हैं, तो आपके ख्याल में ऐसे लोगों से हमारे अदारों को मिलना चाहिए? देखिए, ये तो तयशुदा बात है। यहाँ भी यही होता है कि जो आदमी इस तरह से हो जाता है, यहाँ पे टूरी पार्टी के चेयरमैन होते थे लॉर्ड आर्चर, जी जी। उन्होंने पर्जरी की थी, उन्हें मतलब एक जेल केस में भी गए। उन्होंने गलत बयानी की थी, उसके बाद उन्हें सजा हो गई। उसके बाद आपने कभी नाम सुना, उनको 3-4 साल सजा हुई थी, उसके बाद वो बिल्कुल मंजर से गायब हो गए, उनका तो बिल्कुल मतलब गायब हो काम ही गए। नहीं। इसी तरह से और भी ऐसे लोग हैं जो एक दफा कोई गलती कर देते हैं, वो सियासत में नाकाम हो जाते हैं, वो वापस नहीं आते, ना उनको आने दिया जाता है। कुछ उनमें अपना भी शर्म लिहाज होती है, सीधी बात जी है, जी। ये भी होता है। इस वजह से मतलब जो आदमी कन्विक्टेड है, उसको अगर हम सियासी इदारे, अगर हुकूमती इदारे या मतलब आइनी इदारे उससे जाके मिलते हैं, तो ये तो मतलब उन लोगों की कमजोरी है ना। जरूर इसमें होता ये है कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। आप मेरे लिए कुछ करें, मैं आपके लिए कुछ करूं। इसमें इसके अलावा तो और कोई सूरत है नहीं ना। मतलब सही। किसी को क्या जरूरत है। आप देख लीजिए, अल्ताफ हुसैन की पॉपुलैरिटी किसी हद तक शायद कराची में अब भी हो, लेकिन अब वो कहाँ से, वहां से पाकिस्तान से क्या क्या वजीर और पता नहीं क्या क्या लोग आते थे वहां से मिलने के लिए, अब आता है कोई? नहीं आता। लेकिन ये चूंकि हमने अपने फायदे के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने अगर अपने फायदे के लिए किसी गलत आदमी को आगे किया है, तो ये इंस्टीट्यूशन की बदनामी का बायस है। इसमें कोई इंस्टीट्यूशन की कोई नेक नामी नहीं होगी। ये तो इनके अपने सीएनसी के अपॉइंटमेंट से पहले ही वो मुलाकातें जो 3-4 हुई थी, 3-4 यहाँ पे कॉन्फ्रेंस को हुई थी, यहाँ पे बरतानिया में कोई आर्मी की चीफ आए थे, उनके साथ कुछ लोग आए थे, फिर यहाँ मुलाकातें हुई थी, खबरें उस जमाने में भी आ गई थी। तो इस वजह से मतलब ये चीजें देखने की हैं, और इसमें सीएनसी को भी दिल बड़ा करना चाहिए। फर्ज कीजिए, कहा यह जाता है मुबैना तौर पे कि इमरान खान ने हाफिज आमिर आसिम मुनीर को इसलिए निकाला था कि उन्होंने कोई उनकी बेगम के करप्शन के कोई का सबूत पेश किए थे जो उन्हें अच्छे नहीं लगे। ये कहा जाता है, तो इस पे हुआ। अच्छा, फर्ज कीजिए अगर आईसीआई ने वो सबूत पेश किए थे, इमरान खान ने नहीं माने, तो सबूत खत्म तो नहीं हो गए ना। बिल्कुल। आप पिछले 6 महीने से, नवंबर से आप आए हुए हैं, अब जून शुरू हो गया, पिछले 6 महीने से आपने क्यों नहीं दिए, नैब को क्यों नहीं दिए, या एफआईए में क्यों नहीं गए, वो सबूत पेश क्यों नहीं किए? अगर बिल्कुल। कोई ऐसे सबूत थे तो वो पेश किए जाते, किसी अदालत में कोई केस हो जाता, मुमकिन है कुछ फास्ट ट्रैक में आप उसका कोई नतीजा भी हासिल कर देते। लेकिन ये चूंकि इन इतनी छोटी छोटी बातों पे, एक बात तो जहन में रखनी चाहिए कि ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है कि वो किसको अपॉइंट करता है, किसको नहीं और करता। किसको हटाता है? जी जी। कानून ने जब उसे इस बात की इजाजत दी है, तो फिर दूसरा उसको, जब तक कानून नहीं बदलता आप उस पर एतराज तो नहीं कर सकते ना। जी अच्छा, बिल्कुल। आप वो आदमी हैं कि जिनकी सीएनसी बनने के 2 दिन के बाद आपकी जो रिटायरमेंट की डेट थी, बिल्कुल ऐसा ऐसे ही है।
2 दिन के बाद इन्होंने रिटायर्ड हो जाना था अगर ये एक्सटेंशन इनको ना मिलती। अब देखें बहुत सी बातें आदमी करे, उस पर सोचे समझे, इसलिए ऐसी बातों को अब जो बात बार बार जो ये फॉर्मेशन वालों के और जो बयान वहां से आ रहे हैं या सीएनसी की तरफ से बयान आ रहे हैं वो सारे ऐसे ही हैं। खुद कहीं दिल में दिमाग में और दिल में कोई बात कहीं बैठी हुई है कि जिसका खतरा है, जिसकी वजह से ये सारी हरकतें की जा रही जी, खतरा यही है ना कि अगर वापस आ गया इमरान खान तो क्या होगा। जी जी वो कह रहा हूँ ना कि इमरान खान ने अपनी तरफ से सफाई पेश करने की कोशिश की कि कुछ नहीं होगा। और आप ये बात भी ज़हन में रखिए कि इमरान खान ने अगर बदले लेने होते, उसका जो करियर है, पूरा क्रिकेट का करियर है, उसने किससे बदले लिए? उसने तो हमेशा अपनी जो कार्रवाई थी, जो अपने परफॉर्मेंस थी, उससे साबित करने की कोशिश की। आपने 100 बार उसको गालियां दी हैं, बुरा भला कहा है, उसको बदनाम किया है, चोर कहा है, डाकू कहा है, हर तरह से कहा है। वो सारे जो केसेस उसके खिलाफ थे कि जी यहाँ से क्या उसको कहते हैं वो सट्टा खेलते थे और उसके शौकत खानम के सारे पैसे खा गए। ये आप 1.5 साल से गवर्नमेंट में है, आपने कुछ किया उसका? सिर्फ गालियां देने से तो नहीं होता। आप तो केस भी नहीं कर सकते अब तक उसके खिलाफ। कोई एक ऐसा केस उसके खिलाफ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे बात आगे चल सके, सिवाय इसके कि इधर भगा दो, उधर भगा दो, इधर दौड़ा दो, उधर दौड़ा दो। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा ना अब तक। आर्मी को इस बात पे सोचना चाहिए कि मुल्क के वसीतर मफाद में ये बात नहीं है, कौम के वसीतर मफाद में नहीं है, फौज के मफाद में नहीं है। अगर ये सारा सिलसिला इसी तरह चलता रहा, मुझे खौफ ये है कि एक दिन लोगों ने आर्मी के सामने इसी तरह से, एक ज़माने में आपको पता है परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में लोग वर्दी पहन के बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि मसाइल इतने हो गए थे। तो अगर वही ज़माना लौट आ गया तो फिर अल्लाह खैर करे, हम सब अल्लाह खैर करे। जी यूसुफ भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। और मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ हो रहा है इमरान खान के खिलाफ आसिम मुनीर साहब की तरफ से, उनको सिर्फ हटाने की वजह से हो रहा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर कोई सबूत होते कोई करप्शन के तो वो सामने लाते और केस बनाते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया जी। इम्तियाज भाई, आप क्या कहेंगे इस पर, इसी सवाल पर? देखिए क्वेश्चन ये है कि वही मैंने जैसे तमन्ना साहब ने कहा है कि देखिए अगर कोई उसके ऊपर, देखो कोई भी बंदा चाहे कोई भी हो, हम तो किसी को सपोर्ट नहीं करते। अगर उसके ऊपर कोई इल्ज़ामात हैं या कुछ सबूत ऐसे मौजूद हैं, यानी इल्ज़ामात खाली लगाना तो वो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि पाकिस्तान में हर लगाते रहते एक दूसरे पे। लेकिन अगर वाकई कोई वैलिड सबूत हैं तो जाहिर बात है कि उसके लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन है अंडर लीगल, आप कह लें कि लीगल फोरम पे किसी पे भी, जो भी, चाहे वो नैब है, चाहे वो FIA है, या चाहे लोकल पुलिस है, उसके थ्रू उसको प्रोब करवाया जाए, उसको इन्वेस्टिगेट करवाया जाए। और अगर वो एलिगेशन जो है वो सही साबित होते हैं तो बेशक इमरान खान हो, उनकी बेगम साहबा हो, उनकी कोई और हो, तो किसी को भी एग्जेम्पशन मैं कहता हूँ कि नहीं देनी चाहिए। बहरहाल तो बामकसद ये जो है काम किया जाए। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमारे अदारे हैं वो, उनका इंप्रेशन ये नहीं लगना चाहिए कि वो शायद किसी के साथ पार्टी बन गए है ना। ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी फौज है ना, हमारे अदारे हैं, वो सारे पाकिस्तानियों के लिए है। तो ऐसा नजर आना चाहिए कि वो सबके लिए। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ जिम्मेदारी ज्यादा आर्मी चीफ के ऊपर ही आती है कि वो ऐसे इकदाम ले और ऐसा तर्ज-ए-अमल जो है अख्तियार करवाएं बाकी साथियों से भी, कि जिससे ये पता चले कि वो पाकिस्तान के अवाम की फौज है और है भी, इसमें कुछ शक भी नहीं है। ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा आप कह लें कि अवाम जो है उनका जो है गलत फहमी है जो उसको दूर किया जाए, उनको दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ जी। जी असद भाई, आपके आने से पहले बात हो रही थी कि रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। ये जरा आप भी जरा थोड़ा देखिए, जरा खुश हो जाए। ये सब लोग वहां पर चले गए हैं और इन लोगों को यकीनन उन्होंने ही हदायत दी होगी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई हैं, और वही हैं जो घोंसला पुराना जो है उसको उजाड़ते हैं, नया घोंसला बनाते हैं।
यानी नई पार्टी बनाते हैं, पुरानी को ख़त्म करते हैं या तोड़ते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो नई पार्टी बनी है, इसको जो वोटर है इमरान खान का, क्या वो वोट इनको देगा, या जो इनके लोग वहाँ गए हैं पीटीआई के, क्या उनको वोट इनका मिल सकेगा? जैसा आप जरा नोट करें, regime चेंज के बाद इनकी जो जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के बाद हर चीज इन्हीं के गले पड़ी। आखिरी यही कोशिश है। मुझे बताएं, एक टोकरी में गंदे अंडे जो साफ अंडे हो तो फिर तो चलो लोग मान लें, गंदे अंडे आप टोकरी में इकट्ठे कर लें, वो क्या करेंगे? बदबू ही छोड़ेंगे ना, वो लोगों का जीना माल करेंगे, उनमें से आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं हो सकता। और जो अहम चीज है, सबसे ज्यादा जो मुझे तकलीफ देती है, वो ये पार्लियामानी निज़ाम है। ये ऐसा ही है। इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, जो मुझे पिछले कोई 74-33 साल में मैंने कोई रिजल्ट निकाला है। तो ये लोग जितने भी हैं, एक पार्टी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, जब भी निज़ाम बदलता है यही चेहरे बदलते हैं। देखें, ये असल में हमारी पार्लियामानी निज़ाम का मकरू चेहरा यही है। और ये सबके ऊपर कोई ना कोई फाइल बनी होगी, सबकी करप्शन की कोई ना कोई कहानी होगी, कुछ लंबी लंबी स्टोरी होगी। और ये पूरे की पूरी जो जितनी भी ये पार्टी के जितने लोग हैं, मुझे फवाद चौधरी का बता दें। देखें, एपीएमएल से, शरीफ लीग से शुरू हुए, पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी से फिर आपने देखा वो पीटीआई में आ गए, और ये देखें घूमते आए हैं। ये नहीं हुआ कि वो रुक गए हैं। ये कुछ सदाबहार सियासतदान है जो हर वक्त इक़्तिदार को एंजॉय करते हैं। इनका कोई नजरिया या इनकी कुछ सोच नहीं होती। सिर्फ इमरान खान की एक ऐसी सोच है जो उसको लीडर बनाती है, वो रवायती सियासतदान नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ, बहुत से ऐसे मौके हैं इस दरमियान में जहाँ वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, जहाँ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी। वो चूंकि नजरियाती बंदा है, वो अपने असूल पर डट गया है। अदरवाइज आज भी वो चाहे, अभी अभी चाहे तो ये सारा कुछ मामला सेटल हो सकते हैं और इन सब पार्टियों की छुट्टी हो सकती है। और मुझे लगता है कहीं किसी दिन ये ऐसा मौका आना है कि उनके सामने ये जितने भी गंदे अंडे हैं, ये बदबूदार अंडे और ये जो पार्टियां, ये सारी जब बदबू छोड़ेंगी तो उनके लिए बिल्कुल ही कोई मौका नहीं जो रहेगा एस्टेब्लिशमेंट के पास के दोबारा वो इमरान खान को ही मौका दें। और जो अहम चीज सर, मैं बार बार देखता हूँ कि इस वक्त तक यकीन जाने ये एस्टेब्लिशमेंट एक गलती वाज़ेह तौर पर कर रही है कि इनको बचाते बचाते अपनी साख भी दांव पर लगा चुकी है। इस 1-1.5 साल के अंदर जो इन्होंने मुशीद को बर्बाद किया, तबाही लाई है, उससे न मुल्क का फायदा हुआ, न दायरे का, न कौम का। तो लोग इनको इस टाइम बड़ी नफरत की निगाह से देखते हैं और वो कह रहे हैं जी हम इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। अब वो नवाज शरीफ साहब से मिलने चले गए। मुझे पता है नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी, ये ऐसी तीनों पार्टी हैं जो मिलकर भी अब इलेक्शन नहीं जीत सकती। दादरी के अंदर कैसे आप इनको जितवा सकते हैं, मुमकिन नजर नहीं आता। और जिसको इमरान खान सपोर्ट करेगा, जब भी हालात बदलेंगे, इलेक्शन अगर इंडिपेंडेंट हुए तो वो फिर इलेक्ट होकर आ जाएगा। जब देखिए सियासतदान की सियासी मौत नहीं होती, वो जब तक जिंदा है वो किसी ना किसी तरीके से इक़्तिदार रहता है। मुझे नवाज शरीफ से 100 इख्तिलाफ हूँ, लेकिन वो देखे उसको कितनी दफा निकाला गया, वो फिर भी कहीं ना कहीं घुमाकर सेटलमेंट करके दोबारा इक़्तिदार में आ जाता है, या डायरेक्टली नहीं या इनडायरेक्टली। तो आप भी उसी की पार्टी इक़्तिदार में, वर्सली इक़्तिदार है, लेकिन जो निकालने वाले थे वो वहां पर मौजूद नहीं है। तो सर वाज़ेह तौर पर एक चीज नजर आ रही है कि जो पीडीएम ने इस टाइम लोगों के दिलों में अपने लिए नफरत पैदा की है, ये जो नया इस्तेहकाम लाने की कोशिश की जा रही है, ये उसी तरह के गंदे टोकरी गंदे अंडे हैं। ये भी कोई बेहतरी नहीं ला सकेंगे। लोग इनसे भी उसी तरह ही नफरत का इज़हार करेंगे। सबके कुछ ना कुछ, एक आप हल्के में एक अपना इलेक्टेबल का एक जाती वोट बैंक होता है, लेकिन वो भी अब शायद इनको सपोर्ट ना करें। ये किसी गलतफहमी में है, इनको कोई नारे लगा रहे हैं, इनको कोई यकीन दहानियां करा रहा है कि देखें आप जाएंगे तो हम इलेक्शन। देखें एक चीज तो इन चीजों से नजर आ रही है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा खींच कर कोई भी इलेक्शन को आगे नहीं ले जा सकता। क्योंकि पंजाब के इलेक्शन के ऊपर एक दो इनके पास दलीलें थी, लेकिन जो जनरल इलेक्शन है उनको आगे डिले करने के लिए ना कोई आईनी रास्ता है, ना कानूनी, ना इखलाकी। तो वहां पे उसको भी डिले नहीं कर सकेंगे। इन्होंने अवाम के पास जाना है और जितनी जल्दी होंगे ये जाएंगे, लेकिन उससे पहले राह हमवार कर रहे हैं। पर नजर नहीं आ रहा कि अवाम इनको रिस्पेक्ट देंगे। अवाम हर चीज देख रही है। अगर मीडिया पर नहीं भी दिख रही ना, तो सोशल मीडिया पर तो देख रहे हैं। हम आवाज बयान कर रहे हैं, आप आवाज बयान कर रहे हैं, हर बंदे को हर चीज बात है जी बिल्कुल। 60 दिन की बजाय वो 90 डेज कर सकते हैं, 1-2 दिन हफ्ता पहले असेंबलियां तोड़ के बाहर आओ। चले ठीक है, जब भी मौका मिला लोग ताक में बैठे हैं। जी जी बिल्कुल। यकीनन अब जो खामोशी है अवाम में इस वक्त,
वो यकीनन इलेक्शन के वक्त जो है वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे और वोट के ज़रिए जो है वो अपना गुस्सा निकालेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, यही था आज का सब रंग और तजिया आपने सुने हमारे जो पार्टिसिपेंट थे इस्लामाबाद से, लाहौर से, लंदन से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी वोट है, आपने वोट देनी है और आप देखभाल कर वोट दें ताकि जो भी हुकूमत में आए वो अवाम का और मुल्क का ख्याल करे और मुल्क को पहले रखे, बजाय इसके कि बाहर से कोई डिक्टेशन जो है वो ली जाए। अगले प्रोग्राम तक यानी कल हमारा दोबारा प्रोग्राम होगा, उस वक्त तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।